अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो मैटर्स के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक अहम मसले पर जो कराची का एक सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है। वो क्या है आपको बताते हैं। देखिए, आप घर में रोज़ाना खाने पीने की अशिया आप इस्तेमाल करते हैं और उसमें एक बहुत अहम जो चीज़ है वो है दूध। और दूध का इस्तेमाल हर घर की ज़रूरत है। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ दूध ना जाता हो या दूध से तैयार की गई अशिया ना जाती हो। तो दूध का जो मसला कराची में एक खड़ा होता नज़र आ रहा है, शायद हो सकता है हो भी जाए और हो सकता है ना भी हो, जो कि अगर गवर्नमेंट ने उसको टैकल कर लिया टाइमली और बैठ के कुछ चीज़ें कर ली तो शायद हो सकता है ना हो, वरना ये फिर हर घर के लिए सर्द बनने जा रहा है। वो ये है कि दूध फरोशों ने दूध की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और वो 140 रुपये होने जा रहे हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं हमारे मेहमान। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों को आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम शौकत मुख्तार साहब, और शौकत साहब जनरल सेक्रेटरी हैं डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं आज के, वो हैं मोहतरम शकील बेग साहब, जो कि चेयरमैन हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के और मेंबर हैं कमिश्नर कराची टास्क फोर्स के। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो नाज़रीन, हम बात करते हैं इसी मौजू पर। आपकी तरफ मैं पहले शौकत साहब आऊँगा। ये बताइए कि ये डेयरी फार्मर्स ने कैसे एकदम ऐलान कर दिया कि हम दूध जो है वो 140 रुपये बेचेंगे? असल इसमें मैं सबसे पहले मेट्रो का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए बुलाया। तो हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब मसला ये है कि महंगाई की आपने बात की और आपने अपनी तमहीद में कहा कि ये बड़ा एक अहम मसला है दूध का। वाकई अहम मसला है, एक बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है, हर घर की ज़रूरत है। लेकिन उसमें मसला ये है कि दूध के जो सनत है इसके साथ क्या हो रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। जो इसके मसाइल हैं उन मसाइल को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, आप ये बताएं कि 140 रुपये जो फ़ी किलो का ऐलान हुआ है, क्या आप इसकी तायद करते हैं? असल उसमें ऐसा है कि जो दूध की कीमत के हवाले से बात है, रेट तो बढ़ेगा ज़ाहिर है। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 3 साल से आपके इल्म में होगा कि हमारा आखिरी नोटिफिकेशन कमिश्नर कराची ने 94 रुपये का किया था मार्च 2018 में। उसके बाद मुसलसल 3 साल तक हम उनको खतूत भी लिखते रहे, जाते भी रहे और उनको कहते रहे कि भाई चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, महंगाई हो रही है, तो उस हिसाब से आप दूध की कीमत को भी देखें। लेकिन बदकिस्मती से 3 साल गुजरने के बाद भी आज तक कोई एक आध मीटिंग के अलावा मुझे नहीं याद पड़ता बुलाया हो। कमेटी भी बनाई, लेकिन उस कमेटी ने क्या आगे वो फाइंडिंग दी, क्या रिपोर्ट दी, वो भी आज तक हमें मालूम नहीं है। तो इसमें मसला ये है कि आप दूध की कीमत को तो आप देख लेते हैं कि दूध की कीमत बढ़ रही है, लेकिन दूध जब पैदा होता है तो किन अवामिल से गुज़र कर वो पैदा होता है, उन चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर कराची के अंदर आपको पता है कि कराची के अंदर ये कमर्शियल डेयरी इंडस्ट्री है, 10 लाख जानवर हैं तकरीबन, और ये सिटी के अतराफ़ में मौजूद हैं और आलमोस्ट ये कराची की जो दूध और गोश्त की ज़रूरत को पूरा करते हैं। अब ये अर्बन डेयरी सिस्टम कहलाता है। ये लैंडलेस फार्मर हैं, इनके पास ज़रूरी ज़मीनें नहीं हैं। आप ये समझ लें कि कराची के अंदर इनके पास सवाए जगह के और कुछ नहीं है, मतलब हर चीज़ बाहर से आती है और इस एक्टिविटी में पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व है। मसलन भैंस आती है अंदरून सिंध से आती है, खुराक अंदरून सिंध से आती है, बलूचिस्तान से आती है, पंजाब से आती है, KPK से, पूरे मुल्क से खुराक और भैंसें और जानवर, पूरी एक एक्टिविटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कराची में आपने भैंसें रख दी और यहीं से ये सिस्टम पूरा हो रहा है। अब 3 साल के अंदर जो तब्दीलियां आई हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है। अब जाहिर है कि हम भी कंज्यूमर हैं, मतलब चीज़ें जब हम ख़रीदते हैं, हम तो एक चीज़ बेच रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हम भी कोई 30-40 चीज़ें परचेज़ करते हैं, जिसमें खुराक है, भैंसें हैं, उसके बाद यूटिलिटी बिल है। तो ये सारी एक पूरी चेन है, उसको समझने की ज़रूरत है कि जब भैंस आपकी महंगी हो जाती है, जब आपकी खुराक महंगी हो जाती है, तो फिर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके साथ साथ हाई होती है। जैसे जी प्लीज़ आपसे बात भी करूंगा। शौकत साहब, ये देखिए ना कि अगर सरकारी रेट 94
रुपए फी किलो है। बिल्कुल। चलें 3 साल से उसमें इजाफा नहीं हुआ, जी जी। लेकिन 3 साल में ऐसा क्या तूफान आ गया कि भाई आप 94 से आप 140 पे ले जाना चाह रहे हैं? उसकी वजह यह है कि उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ समझने के लिए। उसमें जब लास्ट टाइम हमारी कॉस्टिंग कमिश्नर कराची के साथ हुई थी, उसमें बेग साहब भी मौजूद थे अगर इनको याद हो, तो उस वक्त खुराक की कीमत 27 रुपये पर केजी थी और आज वही खुराक की कीमत 50 रुपये पर केजी है। आप इसको अच्छा। हाँ, उसमें समझने के लिए एक आसानी आपके लिए भी, तकरीबन 100% इजाफा हो गया। मतलब हाँ, ये तकरीबन 100% इजाफा हुआ। ये शहरियों के समझने के लिए भी ये मैं बात कर रहा हूँ कि पर केजी जब इजाफा होता है खुराक के ऊपर, तो वो पर लीटर खुराक के ऊपर इजाफा होता है। 8 केजी खुराक दी जाती है जानवर को और 8 लीटर दूध लिया जाता है, तो हर रुपया जो खुराक के ऊपर बढ़ेगा वो लीटर के ऊपर बढ़ जाता है। एक तो ये बुनियादी चीज़ है। खुराक क्या बाहर से मंगाई जाती है, क्या इंपोर्ट होती है? उसमें 100% इजाफा कैसे? हाँ, उसमें ऐसा है कि मिसाल के तौर पे इजाफा ऐसे है कि जैसे कुछ चीज़ें बाहर से आती हैं, उसमें पाम कर्नल केक हैं, दालों के छिलके वगैरह हैं, तो उसमें इजाफे की मैं आपको ये बात बताऊं कि उस वक्त ये 900 रुपया थी। 900 रुपया थी आज 2018 में, 850 से 900 रुपये 50 केजी पर बैग। आज उसकी कीमत 2200 रुपये 50 केजी पर बैग है। पाम कर्नल केक जो बाहर से आती है, ये तो बाहर की होगी। इसी तरह हमारे यहाँ जो लोकल गंदम है, चोकर है और दीगर अजनास हैं, तो गंदम उस वक्त तकरीबन 28 रुपये केजी थी। आज गंदम हमें मिल रही है तकरीबन 57 रुपये पर केजी। जो हम जानवरों को, ये वेस्ट गंदम, ये प्योर खाने वाली से थोड़ी सी बी ग्रेड, यानी वो गंदम जो फ्लोर मिल से रिजेक्ट हो गई, वो फिर हम जानवरों को देते हैं, तो वो उसका 2-3 रुपये केजी खाने वाली गंदम से इसका डिफरेंस होता है। वो आज 57 रुपये केजी है। तो आप इन चीज़ों को देखें कि ये चीज़ें सारी, एक एक चीज़ का आप जायज़ा लें तो तकरीबन उसमें डबल इजाफा हो चुका है। चलिए आपकी तरफ आते हैं। शकील बेग साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो ये बताइए, आप महंगाई के हवाले से तो आपकी भी बड़ी गहरी नज़र है, आप उस पर बात भी करते रहते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे भी, तो इस पर ज़रा रोशनी डालें। ये शौकत साहब जो कह रहे हैं, ये इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? नहीं, जस्टिफाई तो खैर यही करेंगे हम। तो ये कहते हैं कि ये पहली तो बात ये है कि एकदम 46 रुपए का इजाफा, 46 रुपीस ईच लीटर के ऊपर। यहाँ अगर चीज़ की जैसे कह रहे हैं 27 रुपए थी, तो वो कीमत बढ़ के 50 रुपए होगी। मैं थोड़ी देर के लिए उसी को एज्यूम करता हूँ, तो आप इसको अंदाज़ा करें कि एक ग़िज़ा को लेकर 46 रुपीस पर लीटर के ऊपर इजाफा करना, ये कहाँ की इंसानियत है। और दूसरी बात ये है कि डेट दे देना कि फ़लानी तारीख से हम ये काम कर देंगे, तो ये तो सीधी सी बात है। गवर्नमेंट को चैलेंज करना, कंज्यूमर्स को चैलेंज करना, उनको चैलेंज करना जो आपकी चीज को खरीदते हैं। और दूसरी ये बात है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, या शायद मैं रॉन्ग हूं, कि आप अपनी इंडस्ट्री को खुद तबाह करने पे लगे हुए हैं। आप खुद चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो जाए, या फिर उसमें जो चंद लोग हैं जो उनकी अजारादारी हो जाए। आप ये किस तरीके से तस्वर करते हैं? एक आम सारिफ जो है वो इस वक्त महंगाई में वैसे ही पिस रहा है। आप मुझे बताएं कि दूध जो है वो सबसे ज्यादा बच्चा या बुजुर्ग को देने के, डॉक्टर कहते हैं कि आप खवातीन को पिलाएं, सबको पिलाएं। अभी इस वक्त खुले दूध के ऊपर वैसे ही आप देखें कई जगहों पे कैंपेन चल रही है कि खुले दूध का इस्तेमाल बंद कर दें, ये नुकसान, वो नुकसान, उधर से आप इसको महंगा कर देते हैं। तो मुझे बताएं कि फिर तो आप एक काम करें, भैंसों को बांधें और कहीं लेके चले जाएं, क्योंकि दीगर आप जिस तरीके से आप खुद अपनी इंडस्ट्री के दुश्मन बनते जा रहे हैं। आप खुद, पहली बात यह है कि आपकी अगर कीमतें जो आप चाहते हैं या जो समझते हैं, हमने आज से 3 दिन पहले एक निजी टीवी चैनल पे एक एसोसिएशन के सदर साहब थे, उन्होंने कहा जी रिटेलर को इस टाइम 102 रुपए लीटर दूध पहुंच रहा है। 102 रुपए वो खुद फरमा रहे हैं, और उसके बाद वो कहते हैं जी 5-6 रुपए 7 रुपए वो मुनाफा ले लेता है। तो 5-7 रुपए भी अगर लगाए तो 108 रुपए होना चाहिए। 140 रुपए का इस पे बिल्कुल इस प्राइसेस पे भी आते हैं और इसमें मजीद बात करते हैं, और यहाँ एक ब्रेक लेना है हमें नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा इस पे गुफ्तगू जारी रखें। जी नाज़रीन, बात कर रहे थे हम दूध के हवाले से, और दूध की कीमतें बढ़ाने का जो ऐलान कर रखा है डेयरी फार्मर्स ने, उसके क्या असरात होंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, मोहतरम शकील बेग साहब और मोहतरम शौकत साहब। शकील बेग साहब से हम बात कर रहे थे। जी बेग साहब, आप कीमतों के हवाले से आप बात कर रहे थे। असल में देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर जो भी कीमत बढ़नी चाहिए वो सरकार बढ़ाए, ठीक है ना।
कोई भी किसी भी मेरे ख्याल है कि कमेटी को या किसी इंडिविजुअल्स को ये राइट नहीं पहुंचता कि वो कीमतों का खुद बढ़ावा कर दे। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पंजाब में और KPK में तमाम जितनी भी कमेटियाँ थी वो सारी तहलील कर दी, तोड़ दी। उनका कहना ये था कि ये अपनी मनमानियाँ करती हैं। तो अगर वही मनमानी इस वक्त शहर कराची के साथ की जा रही है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और तकरीबन 2.25-3 करोड़ की आबादी का शहर है, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि कचरा भी जो है एक बड़ी वाफिर मिकदार में बिक जाता है। तो वहाँ दूध क्या ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा बिल्कुल ठीक होता है, उसमें बहुत सारा दूध ऐसा भी है जो मिलावट वाला भी होता है। और इसी तरह जहाँ ये एक तरफ कीमतें बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसी तरह शहर कराची के अंदर कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर इस वक्त स्टिल 100 रुपये भी है और 90 रुपये भी दूध बिक रहा है। अच्छा, ये जब 90 रुपये वाला था या 100 रुपये वाला था तो ये एक खतरे की घंटी होती है कि खुदा न खास्ता इसमें कोई ना कोई पानी का तो पानी के हद तक तो चलो किसी तरह का सारिफ बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि बॉयल शॉयल करके तो शायद वो थोड़ा सा पानी उड़ा देगा। लेकिन अगर उसके अंदर दीगर चीजें मिला दी जाती हैं, जो कि शहर कराची में इस तरह का काम हो रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में होता है, केमिकल डलता है, मुख्तलिफ तरीकों से डलता है और हमने मुख्तलिफ जगहों पर छापे भी मारे, हमने देखा भी है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से समझता हूँ कि खतरे की घंटी अगर बजी है तो जहाँ सारिफ के लिए बजी है, जहाँ सारिफ की जेब से पैसे निकालने के लिए बजी है, वहीं इस इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करने के लिए भी शायद ये डेयरी फार्मर खुद खड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त एक तरफ तो कैंपेन किसी और दूध के लिए चल रही है, दूसरी तरफ डॉक्टर्स, कई डॉक्टर ये कहते हैं कि आप ये जो दूध होता है इसे बॉयल करके पिलाएं। एनिमल जो हस्बेंड्री के जो डॉक्टर थे उनसे मेरी एक मीटिंग हुई, उनसे जब मैंने कहा कि ये इंजेक्शंस का इस्तेमाल होता है या दीगर चीजें होती हैं, तो उन्होंने कहा जी इंजेक्शन का इस्तेमाल बेसिकली भैंस के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान देता है, लेकिन ह्यूमन के लिए उस तरह उसका नुकसान थोड़ा कम हो जाता है कि अगर वो उसे बॉयल करके पी रहे होते हैं। तो अब अगर ये इंजेक्शंस भी, जबकि अभी पिछले दिनों वहां पकड़े गए, बाकायदा इनके एक साबका सदर थे या जनरल सेक्रेटरी थे, वो बाकायदा पकड़े गए, एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना, तो वो क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जो पानी की जगह आपको गाय के दूध का सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर हैं और यहाँ पर ममनू है इस वक्त, लेकिन वो इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, क्यों किया जाता है? फिर उसके बाद ये है कि आपके रेट अगर नहीं बढ़े तो आप बजाय कंज्यूमर के ऊपर ये तलवार लटका दें कि जनाब फलानी तारीख से हम इसके अंदर 20 रुपए बढ़ा देंगे। पहले तो आप तस्दीक करें कि आप 20 रुपए नहीं बढ़ा रहे, आप 46 रुपए बढ़ा रहे हैं। कौन सी ऐसी अखलाकियात बताती है, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म बताता है कि आप दूध की कीमत को एकदम 94 से 46 रुपए बढ़ाकर आप उसको 140 रुपए लीटर कर दें? तो क्या आप ये चाहते हैं कि ये जो सारिफ है जो पी रहा है दूध, तो वो मूव कर जाए फिर इससे, यानी कि वो ये पीना बंद कर दे, वो डब्बे के दूध की तरफ चला जाए, वो पाउडर के दूध की तरफ चला जाए? तो मैं ये समझता हूं कि अगर इसी तरह रहा तो कंज्यूमर को शायद मूव करना पड़ेगा खुले दूध से। ये बताइए शकील बेग साहब कि आप मेंबर भी हैं कमिश्नर कराची टास्क फोर्स के, तो फिर जैसे शौकत साहब ने कहा कि 2018 में लास्ट टाइम कीमतों को रिव्यू किया गया था, तो उसके बाद से फिर क्या कीमतों पर दोबारा कोई बात नहीं हुई, कोई चीज़ें नहीं हुई? अगर फार्मर्स ये कह रहे थे कि भाई उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, चीज़ें हो रही हैं, और इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट का भी एक फैसला मौजूद है जो दूध की कीमतों के हवाले से। देखिए, सिंध हाई कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के कहने पर ही 94 रुपीज का तयन किया गया था 2018 मार्च में, जैसे शौकत साहब भी बता रहे हैं, और उसके बाद ये तय हुआ था कि फिर उसके बाद ये बैठेंगी और ये लोग जाकर अपने तौर पे मीटिंग्स भी करते रहे कमिश्नर के साथ। कोई रिव्यू का तय हुआ था कि कितने रिव्यू का ये नहीं, साल का कोई तय नहीं हुआ था, ये तय हुआ था, एक कमेटी बनी थी। अच्छा। वो कमेटी बन के वो सारी चीजों को देख रही थी कि क्या है। हम ये समझते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सी चीजों की रेट बढ़े हैं, खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं, सारी चीजें महंगी हुई हैं, लेकिन अगर रिव्यू भी होना है, अगर रेट डिसाइड भी करना है तो वो इंडिविजुअल्स को नहीं पहुंचता, और फिर एक वेलफेयर एसोसिएशन को कोई भी हो चाहे वो, उसको ये राइट नहीं पहुंचता कि वो ट्रेड का काम करे। देखें, आप ट्रेड की बात कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप कमर्शियलिज्म की बात कर रहे हैं, आप इस वक्त एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि कीमतों का वो किया जाए, तो फिर एक तरफ वो कहते हैं कि माफिया सरगर्म है, तो तीसरे नंबर पे आप मुझे बताएं कि ये फिर इसको हम क्या नाम देंगे इसको? शौकत साहब, तो फिर आप तो एसोसिएशन है या दूसरे भी जो ग्रुप्स हैं वो भी एसोसिएशन है, तो आप लोग कैसे रेट तय कर सकते? फिर आप लोग एक ट्रेड बॉडी क्यों नहीं बनाते? फिर आप ट्रेड बॉडी बना के फिर आ जाएं ताकि उस पर कॉस्टिंग और सारी चीजें हो जाए। उसमें बेग साहब ने काफी चीजें बताई हैं। आप ट्रेड बॉडी भी एक वक्त की ज़रूरत है ताकि हम ये इस निज़ाम से निकल जाएं।
अब मसला ये है कि जहाँ महंगाई, ताकि आप लोगों को भी प्रॉपर एक रिकग्निशन मिल जाए ना कि भाई आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसी तरह से बेच रहे हैं। बिल्कुल। अब देखें बाकी सनतें मौजूद हैं शहर के अंदर, वो अपने फैसलों में आज़ाद हैं, लेकिन हम अपने फैसलों में आज तक आज़ाद नहीं हो सके। अब महंगाई की जहाँ बात मैं कर रहा था खुराक की, उसके साथ भैंस की कीमत भी मैं आपको बताना चाहता था। उस वक्त जब 94 रुपये कीमत रखी गई तो भैंस की कीमत 1,55,000 रुपये तय की थी। आज भैंस की कीमत 2.5 लाख रुपये। अब बेग साहब वो अपनी जगह सही कह रहे हैं कि कंज्यूमर पे बर्डन तो है, ये बोझ है। वैसे आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आप भी खुद भी कंज्यूमर हैं, आपके घर में भी इस्तेमाल होती होंगी चीजें, आप बताएं वैसे कंज्यूमर पे बोझ है कि नहीं अभी मौजूदा हालात में महंगाई के हवाले से? मेरी जाती अगर राय आप मालूम करना चाहते हैं तो देख, ये बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है दूध। पाकिस्तान जैसे ज़रूरी मुल्क है, यहाँ दूध सस्ता होना चाहिए। मतलब ये है कि हम कोई ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता जो है वो कंज्यूमर को मारना चाहते हैं। असल फार्मर खुद मरा हुआ है। बदकिस्मती ये है कि फार्मर के पास इतने वसाइल नहीं हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। पूरे आप एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर आप देखें तो आपको पूरा सिनारियो समझ आ जाएगा कि लाइफ स्टॉक सेक्टर क्रॉप सेक्टर से आज भी बड़ा है। आप देखें ना, हमारे 8 करोड़ जानवर हैं पूरे मुल्क के अंदर, लार्ज एनिमल 8 करोड़ है और तकरीबन 60 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन है पूरे मुल्क की हमारी, सही है। लेकिन आज भी आपके इल्म में है कि यूरोप और अमेरिका से गाय मंगवाई जा रही। अब मेरा बेग साहब से भी सवाल है, आपसे भी सवाल है कि ये गाय क्यों मंगवाई जा रही? गाय इसलिए मंगवाई जा रही है कि आपकी दूध की पैदावार कम है इस मुल्क में। उसकी वजह क्या है? दूध की पैदावार की कमी की भी वजह मुझसे सुन ले आप। अच्छा, क्या? हमारे यहाँ एक असेंशियल कमोडिटी एक्ट बना हुआ है जिसके तहत आपकी मुख्तलिफ चीज़ें जो आपकी लोकल कमिश्नरी निज़ाम है, मजिस्ट्रेट निज़ाम है, वो कंट्रोल करता है, जिसे प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म कहते हैं, प्राइस कंट्रोल एक्ट कहते हैं। अब उसमें दूध, दालें, घी और दीगर चीज़ों के अलावा गोश्त और दूध भी है। अब देखें ये बुनियादी तौर पर इस असेंशियल कमोडिटी, मैं ज़ाती तौर पे मैंने इस पर बहुत वर्क किया है, मैं इसको बिल्कुल असेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर दूध को नहीं रखा जा सकता। उसकी वजह यह है कि ये बुनियादी तौर पर एक्ट बनाया गया था प्रॉफिटिंग एंड होर्डिंग का, कि आप कोई भी चीज़ ज़ख़ीरा करके और उसको 4 महीने बाद 2 महीने बाद महंगा करके ना बेच सकें ताकि कंज्यूमर पर बोझ ना पड़े। लेकिन मेरा सवाल आज भी ये मौजूद है कि क्या इस दूध की लाइफ कितनी है? उस एक्ट में प्राइसिंग कंट्रोल का नहीं था कि किस चीज़ की कीमतों का तयन करने के हवाले से नहीं? उसमें सिर्फ एंड अदर्स में लिखा गया था। मतलब जो असेंशियल कमोडिटी एक्ट में दाल, घी, चना, चावल 22 प्रोडक्ट हैं एंड अदर्स में हमें अदर्स में डाल दिया गया। अब मुझे बताएं कि चलें आपने दूध उसमें डाल दिया, गोश्त डाल दिया, दूध की लाइफ कितनी है? दूध की लाइफ तो 3 घंटे से ज़्यादा है नहीं। इसको आप ना रख सकते हैं और ना इस पे शकील बेग साहब कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी अब एक और चीज़ आपके में मैं लाना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को 2017 में लोन दिया लाइफ स्टॉक सेक्टर की तरक्की के लिए। अच्छा। उसमें उन्होंने ये शर्त रखी थी कि आप 2019 मई तक दूध और गोश्त की कीमतों से को डीकैप करेंगे, मतलब उनको प्राइस कंट्रोल से ख़त्म कर देंगे, यानी उनको आप ओपन मार्केट मैकेनिज्म पे ले आएंगे, उसको आप ओपन कर दें। अब ये आप मालूमात करें पंजाब गवर्नमेंट से, तो 2019 में इन्होंने डीकैप नहीं किया, ना दूध की कीमत के ऊपर उसको ओपन लेकर गए और ना गोश्त की। वो वर्ल्ड बैंक ने लोन रोका हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कि आप उसमें फेल हुए। अब मसला ये है कि हम मोनोपोली नहीं चाहते, इसको दूध और गोश्त की कीमत को आज़ाद होना चाहिए। उसकी वजह आप सुन लें। उसकी वजह यह है कि आप इसको पाबंद किए जा रहे हैं। अब आप जो कह रहे हैं ना कि कीमत आज़ाद होने के बावजूद भी पकड़ में नहीं आ रहा, वो 140 पे आप ले जाना चाहते हैं तो आज़ाद कर दिया, तो फिर तो आप 200 से भी ऊपर चले जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि इसको एक दफ़ा आप आज़ाद कर दें। फेडरल गवर्नमेंट का इस पे कंसेंसस है, ये मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ। ये चूँकि प्रोविंशियल एक्ट बन गया, सूबाई 18 अमेंडमेंट के बाद ये सूबों का इशू बन गया। फेडरल गवर्नमेंट का ओपिनियन आज भी आप मालूम कर लें, फेडरल गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसकी कीमतों को, गोश्त और दूध की कीमतों को आज़ाद होना चाहिए। लिहाजा इसको अगर आप वो जो आपने 200 की बात की, उसके जवाब में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि एक साल ये 200 भी चला जाए, लेकिन मुकाबला होगा, कंपटीशन होगा, नए इन्वेस्टर आएंगे, उनको पता चलेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये सनत ओपन होगी, बड़े
बढ़ेगी, 2-4 साल बाद इसकी कीमतें कम होंगी। उसकी मिसाल आपकी पोल्ट्री की है। पोल्ट्री आजाद है। चलिए शकील बेग साहब से बात कर लेते हैं इस पे। बेग साहब आप क्या कहेंगे? पहली बात है, पहले तो गाय मंगवाने पे भी बता दें कि पोल्ट्री आजाद नहीं है। पोल्ट्री की भी बकायदा मैकेनिज्म है। अंडे का जो एकदम रेट ऊपर गया तो वो भी, उसको भी बकायदा वहाँ ऑक्शन में लेके चले गए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे मोहतरम फरमा रहे थे ना शौकत साहब के इसको दूध को जो है महफूज करने का कोई तरीका नहीं होता है तो इसलिए तो बिक ही जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी ज़माने में ऐसा होता होगा। अभी रिसेंटली बकायदा दूध जो है स्टोरेज बने हुए हैं, बर्फ खाने बने हुए हैं। वो बकायदा दूध को ले जाकर वहाँ उसको बर्फ की शक्ल में एक तरफ रख दिया जाता है, सेव किया जाता है। फिर दूसरा ऐसा दूध जो अंदरूने सिंध से यहाँ तक आता है वो बकायदा बर्फ की स्लैब्स बनी हुई होती हैं, उसमें आ रहा होता है। एक दूसरी बात यह है कि जैसे कहा जा रहा है ना कि आज़ाद छोड़ दिया जाए, तो कहाँ आपके ऊपर अभी तक पकड़ है? कौन सी जगह पर है? आपका जब भी सरकारी नर्ख तय किए गए, आपने दूध रिटेल में तो कभी कहीं मिला नहीं है, 10 रुपए 15 रुपए महंगा बिका है। तो कहीं अच्छा, नहीं मिला। क्यों नहीं? मेरी समझ में ये नहीं आता कि आया इसको इसका तरीकाकार देखें। एक तो मैं हमेशा जब से देखें, ये लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं, ये इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, और यकीन करें कि मुझे हैरानगी है कि इनका एक भी नुमाइंदा कराची चैम्बर में नहीं है। हैरान कुन बात है। वजह क्या है? वजह यह है कि ये अपने आप को सिस्टम में नहीं ला रहे, ये अपने आप को तरीके में नहीं ला रहे। आप सिस्टम में लेकर आइए, आप अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कीजिए। आप उसके ऊपर आप देखें गैस का इशू है, सही बात है, तभी तो आप गवर्नमेंट से इंसेंटिव की भी बात कर सकते हैं। आप देखें ना, आप कहते हैं हम तो एक सिंपल दूध बेचते हैं। भाई क्यों आप दूध बेचते हैं? आप और चीजें भी बेचे ना उसमें से, प्रोडक्ट्स आप उसकी प्रोडक्ट बनाए ना। आपको किसने मना किया है? आपको कौन मना कर रहा है? लोग आ रहे हैं आस्ते आस्ते, आप भी आइए। और दूसरी बात यह है कि आप जो फैट कहते हैं, कई जगहों पे 4% फैट होती है, कई जगहों पे 5% फैट होती है, जबकि आपने लिख कर दिया हमें 6% फैट का, तो रिटेल की सतह पे मुझे कोई 6% फैट निकाल के देते नहीं होती। वो फैट कहां जाती है? दूसरी बात है, गोबर है। गोबर, ये शौकत साहब मुंह पे बैठे, इन्होंने खुद एक तो उसमें मीटिंग में कहा था कि गोबर से जो बायोगैस बन सकती है, उसके ऊपर काम करें। आप इधर आप प्राइवेट तौर पर जब आप ट्रेड की तरफ जाएंगे तो आपकी तरफ ऑटोमेटिकली इंटरनेशनली कितनी लोग आपकी तरफ आएंगे। फिर क्या होगा कि आपका दूध के रेट पे ध्यान नहीं जाएगा, फिर आपका जाएगा दूसरी तरफ। फिर आप बोलोगे दूध को सस्ता करो। और दूसरी बात, हम गाय बाहर से मंगवाते हैं। मैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए क्वेश्चन मार्क है। यहां क्या साहिवाल की गायें अच्छी नहीं थी? क्या उकाड़ा की गायें अच्छी नहीं थी? क्या भावलपुर की गायें अच्छी नहीं थी? अच्छी। मसला क्या है कि हमने नस्ल नहीं बढ़ाई, हमने उसके ऊपर काम नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब ने आते ही एक बात की कि गायें रखें, बकरियां रखें, बिल्कुल रखनी चाहिए। मैं कहता हूं कि इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि मेरे ये दोस्त जब तक खुद सारे एक नहीं हो जाते, उससे पहले ये कीमतों को नहीं बढ़ा सकते, ना बढ़ाने का इनको इख्तियार है, और ना ही सार्फिन इस चीज की इनको इजाजत देंगे कि गैर कानूनी काम करें, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का फैसला इनके ऊपर है कि आपने दूध उसी रेट पे बेचना है जो कि 94। बस लास्ट बात आपकी शकील बेग साहब, मेरे ख्याल में यही पॉइंट है आपका लास्ट जो मैं, शौकत साहब आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये मसला हल होगा, नहीं होगा, या क्या होगा? ये कहता हूँ कि या दुकानदार और सार्फिन लड़ते रहेंगे दुकानों पे जा जाके? ऐसा है कि इसमें जामिया पॉलिसी, जैसे इन्होंने कहा कि ब्रीड पे काम होना चाहिए, रिसाइकलिंग होनी चाहिए। मतलब नस्ल पे तो काम आज तक हुआ नहीं है। जानवर जो है वो दिन ब दिन दूध से कम होते जा रहे हैं, तो कीमतें बढ़ रही हैं। जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो दूध की कीमत खुद ब खुद कम होगी। ठीक है। और दूसरा, इनपुट्स पर जो है ना वो गवर्नमेंट को भी चेक करना चाहिए। मतलब आप आउटपुट को तो चेक कर रहे हैं कि जी इसकी कीमत ये होनी चाहिए, बाकी गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, आपके लोकल कमिश्नरी निज़ाम है, उनको चाहिए कि वो जो लोकल खुराक है, भैंसें जहाँ बिकती हैं, उन चीज़ों पे भी चेक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शौकत मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद है, शकील बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे दोनों मेहमानों की, और दूध की कीमतों पर हम बात कर रहे थे। हमने कोशिश की है कि कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर लें, और हमने उन्हें बहुत ट्राई भी किया, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे। और लास्ट में उन्होंने एक मैसेज ड्रॉप किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो इसलिए हमारे शो में वो शरीक नहीं हो सके। बहरहाल हमने कोशिश की है कि आपको इन सारे मामलों से आगाह रखें। और नाज़रीन, अब चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अब्बासी शहीद अस्पताल में डॉक्टर्स क्यों एहतजाज कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अब बात करते हैं कुछ सेहत की। हम आज बात करेंगे अब्बासी शहीद अस्पताल की। अब्बासी शहीद अस्पताल जो कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है, और ये वो वाहिद अस्पताल है जो कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इसे चलाती है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन KMC जो एक बड़ा इदारा है शहर का, और इसकी जिम्मेदारियों में ये भी शामिल है कि वो अब्बासी शहीद अस्पताल चलाती है। ना सिर्फ अब्बासी शहीद अस्पताल चलाती है, बल्कि पहली बार KMDC भी जो कॉलेज है वो भी KMC के अंडर में आता है। अब्बासी शहीद अस्पताल के बारे में आपने गाहे बगाहे सुना होगा कि वहाँ अक्सर मसाइल रहते हैं,
आए रोज़ वहाँ डॉक्टर्स के एहतजाज रहते हैं, कभी वहाँ मरीज़ शोर शराबा कर रहे होते हैं, हंगामा कर रहे होते हैं कि उन्हें सहूलियात नहीं मिल रही, और कभी ख़ुद जो मसीहा हैं वो ख़ुद एहतजाज पर चले जाते हैं, जो कि वो उनका ये कहना है कि उन्हें भी सहूलियात नहीं मिल रही हैं। और ये एहतजाज का जो सिलसिला है एक बार फिर अब्बासी शहीद अस्पताल में शुरू हो चुका है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ अब्बासी शहीद अस्पताल से जो मेहमान मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका आपसे तारुफ कराऊंगा और उसके बाद हम इस मौजू पे आगे चल के बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल जावेद साहब, जो कि सदर हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन अब्बासी शहीद अस्पताल के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिदा अरशद, जो कि यंग डॉक्टर हैं और वहीं अब्बासी शहीद अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट में आजकल सर्व कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी डॉक्टर रिदा। डॉक्टर फैसल जावेद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब फिर एहतजाज की क्या ज़रूरत है? जैसे आप पहले शुरू में बता रहे थे कि अब्बासी के अंदर हर वक्त कोई हलचल मची रही होती है, कभी डॉक्टर्स कर रहे होते हैं, कभी पेशेंट्स कर रहे होते हैं। तो अगर आप अब्बासी के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करेंगे तो अब्बासी का एक इशू नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स जो हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे। अब्बासी के अंदर पेशेंट्स के मसाइल भी हैं और डॉक्टर्स के मसाइल भी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल भी हैं। अगर हम से मरीज़ों के पर्सपेक्टिव से लेके चलें तो देखें, अगर कोई मरीज़ अब्बासी के अंदर आता है तो उसके अपनी इलाज के लिए आता है, उसके इलाज के लिए उसको मुफ्त दवाइयाँ, ये सोच के आता है कि एक मेट्रोपॉलिटन कमीशन जो है वो एक अस्पताल को चला रही है तो उसको मुफ्त दवाइयाँ वहाँ पे मिलेंगी, उसके टेस्ट वहाँ पे मुफ्त होंगे या कम कीमत के ऊपर होंगे, और उससे तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं जो कि प्राइवेट अस्पताल में मिलती हैं वो उसको उसके तकरीबन करीब जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन जब बात आती है अब्बासी शहीद अस्पताल की, तो ना ही तो हमारे पास दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं वहाँ पे, ठीक है, और जो दी जाती हैं वो बहुत कम है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो टेस्ट के सैम्पलिंग है, जो खून के टेस्ट हैं वो बाहर से करवाने पड़ते हैं। एक्सरे की फिल्म जो है वो पिछले 1 साल से जो है वो मरीजों को नहीं दी जा रही। मैं चाहूंगा कि इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपके अपने इशू पे बात करना चाहेंगे कि आप लोग अब एहतजाज पर क्यों हैं, अब क्या वजह है कि एहतजाज करने में? इस वक्त जो डॉक्टर हजरात जो एहतजाज के ऊपर है उसकी भी वही एक तो ये कि देखिए अब जो पेशेंट जो है जो आपका नहीं सेटिस्फाई होगा, एक तो वो डॉक्टर से आके लड़ेगा, वो एक सिक्योरिटी का मसला है। दूसरी बात हमारा जो मेन इशू जो है वो ये है कि हमारे जो सैलरीज जो हैं इनकी अदम अदायगी है। इस वक्त केएमसी जो है वो डॉक्टर्स ऑफ अब्बासी हाउस ऑफिसर्स और पीजी को तकरीबन 300 मिलियन जो है वो अदा करने का है। एरियस के मद के अंदर 300 मिलियन जो है वो अदा करने हैं। बाकी जो हमारी सैलरी जो कि सिंध गवर्नमेंट ने 2019 में तमाम सिंध के डॉक्टरों की फिक्स कर दी थी, वो आज तक अब्बासी शहीद के डॉक्टर्स को प्रोवाइड नहीं की गई, बल्कि हमारा उसके अंदर एरियस के अंदर ऐड किया गया जो आज तक दिया नहीं गया। यह सामने भी बजट लेके आया हुआ 2019 के अंदर इस बजट बुक के अंदर ऐड कर दिया गया था कि जो हाउस ऑफिसर्स और पीजी की सैलरी जो सिंध गवर्नमेंट के मुताबिक है, लेकिन आज तक 2021 आने के बावजूद 3 साल होने के बावजूद भी वो सैलरी डिस्पैच नहीं की जा रही। अच्छा, तो इसमें बजट बुक में मेंशन है? बजट बुक में मेंशन, बजट बुक में अगर है मेंशन तो इसका मतलब उन्होंने फिर उनके पास थे वसाइल शामिल किया। इसमें डिमांड हर साल जा रही है, अप्रूवल नहीं आ रहा। अब वो हम जैसा पेशेंट है, पेशेंट देखना मेरा काम है, ठीक है, अब अप्रूवल क्यों नहीं आ रहा, फंड्स की कमी है और ये चीज़ है, ये तो फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि वो फंड्स कैसे करते हैं। जहाँ पे 2.5 करोड़ की आबादी हो, वहाँ पे जहाँ इतना टैक्स आ रहा हो, वहाँ पे कैसा है कि हमारे पास एक मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल टर्शियरी केयर चलाना है, उसके लिए फंड्स नहीं हमारे पास अवेलेबल है। तनख्वाहें कब से कितने महीने से नहीं आ रही? देखिए इस तरह स्पेसिफाई नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट बैचेस होते हैं, डिफरेंट बैचेस के अंदर डिफरेंट हमारे पास बैकलॉग्स हैं। किसी के 8 महीने का, किसी का 10 महीने का, किसी के 4 महीने का, 8-10 महीने की भी तनख्वाह, 8-10 महीने की तनख्वाह तकरीबन 1 साल बन जाता है। इस वक्त जो बीडीएस के हाउस ऑफिसर्स जो होते हैं जो कि 1 साल के लिए आते हैं, उनका 9 महीने का है जो है स्टाइपेंड जो है वो नहीं, वजीफा नहीं दिया गया। इस तरह पीजीज हैं जिनके 8 महीने के जो सैलरी जो है वो डिस्पैच नहीं की गई, तकरीबन साल बन जाता है जिसकी सैलरी आई ही नहीं है। तो इसके ऊपर जो हमें पहले मेयर साहब थे, उन्होंने हमें बहुत दरासा दिया कि ये इशू मैं रिजॉल्व करवा के जाऊंगा। उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए, उन्होंने भी मुझे कहा कि आपके इशू जो है हमने सुन लिए और हम इसको रिजॉल्व करेंगे जल्दी, वो भी चले गए। अब नए एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए, वो कह रहे हैं कि वो भी अब दलासा ही दे रहे हैं, लेकिन कोई इशू को रिजॉल्व करने के ऊपर नहीं आ रहा। ये मेरे ख्याल में कुछ अर्सा पहले भी तो प्रोटेस्ट हुआ था इसी वाले से। प्रोटेस्ट देखिए कोविड से पहले भी प्रोटेस्ट हुआ है, फिर कोविड बीच में आया तो हमने प्रोटेस्ट को अपना रोक दिया था, ठीक है। फिर कोविड के जब वेव कम हुई तो फिर हमने प्रोटेस्ट किया, अब दोबारा सेकंड वेव भी कम हो रही तो हमने इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी जैसे आपने जुमला कहा था कि डॉक्टर मसीहा जो है वो इस चीज़ में होते हैं, तो देखिए मैं कभी भी क्लेम नहीं करूँगा कि डॉक्टर मसीहा होते हैं, डॉक्टरों में मसीहा होता है, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे हमारे घर बार होते हैं।
हमने घर चलाने, हमने फैमिली चलानी है। 8-8, 9-9 महीने, मेरे अपने 5 महीने की सैलरी जो है वो बैकलॉग के अंदर। अच्छा। तो इतने लंबा हम बैकलॉग जो है वो, कोई भी, आप भी तनख्वाहदार बंदे हैं, इतने बड़ा बैकलॉग जो है वो हम नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते। तो काइंडली मसीहा वाला टैग हमें मत दें, हमें इंसान ही समझे, और हमें जो है हमारे साथ थोड़ा कॉपरेट करके जो हमारे पैसे जो हक हलाल के हैं ना, जो उसका काम किया हमने, हमें वो बस दे दें। नहीं, ये बात तो सही है। ज़ाहिर है, तनख्वाह अगर नहीं मिलेगी किसी को भी, 1 महीने की भी अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो फिर तो गुजारा उसका मुश्किल ही है। डॉक्टर रिदा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे बेसिकली पहले हम स्टार्ट करते हैं हाउस ऑफिसर से। हाउस ऑफिसर्स 5 साल गुजार कर आते हैं और फिर वो उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, चलो अब हम कमाएंगे, हमारी सैलरीज आएंगी, अब हम थोड़ा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, हम अपनी फैमिलीज को भी थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हम 30,000 पे काम करते थे हाउस ऑफिसर्स, उसमें भी काम करते थे, 24 आवर्स हम कॉल करते थे, जब जब हमें बुलाया जाता था हम तब भी आते थे, हॉस्पिटल को सर्व करते थे, पेशेंट्स को कोई मसला ना हो। लेकिन अब जब रिवाइज्ड हुई है सैलरी फ्रॉम 30,000 टू 45,000 जो सिंध गवर्नमेंट ने की है, और हालांकि फेडरल ने अब उससे भी ज़्यादा कर दी है जो 60,000 तक चली गई है, बट सिंध गवर्नमेंट अभी भी 45 तक स्टिक कर रही है, हमें उससे भी मसला नहीं है। मेन मसला अगर वही टाइम पे दे दें तो भी ठीक है। लेकिन मेन रीज़न ये है कि हमारी जो 30,000 2019 से हुआ हुआ है 45,000 पे हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी, बट अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में अभी तक 45,000 नहीं हुई है। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन 30,000 सैलरी, और फिर भी हम प्रोटेस्ट करते हैं, उस पर काम कर रहे होते हैं लोग। तो ये डॉक्टर्स का बड़ापन है कि हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं, ऑब्वियसली वी आल्सो वांट 45,000 कि हमारे साथ के जो कोलीग्स हैं उनको 45,000 मिल रही है, एंड वी आर स्टिल वर्किंग ऑन 30,000। तो मेन प्रोटेस्ट जो वीडियोस अभी जो आपको दी हैं, जो आप ऑन एयर करेंगे अभी, तो वो मेन प्रोटेस्ट 45,000 सैलरी के लिए, कोविड अलाउंस जो कि अप्रूव्ड हो गया बाय लोकल गवर्नमेंट, लेकिन स्टिल हमें कोविड अलाउंस नहीं मिला आपको। कोविड अलाउंस भी नहीं मिल रहा। 10,000 फॉर हाउस ऑफिसर्स एंड 15,000 फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स, वो अलाउंस भी नहीं मिल रहा हमें, और उसके लिए भी हम फाइट कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारी पोस्टिंग कोविड वार्ड में लगेगी, हमें एक इंश्योरेंस भी मिलती है कि आपकी फैमिलीज को भी सपोर्ट किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी डॉक्टर की इन कोविड वार्ड, तो आपकी फैमिलीज को भी सपोर्ट किया जाएगा, ये इंश्योरिटी भी दी जाती है। तो आपका शहोदा पैकेज होता है बाकायदा, तो वो भी नहीं मिल रहा होता, कोविड अलाउंस भी नहीं मिल रहा। तो बेसिक राइट्स, बेसिक प्रोटेस्ट हमारा इन्हीं चीज़ों के लिए। ऑब्वियसली वी विल बी कीप वर्किंग ऑन दैट, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट से लाइक अब्बासी शहीद की KMC अंडर आता है हमारा, तो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से यही है कि अब इसको नोटिस लिया जाए, ये 2 साल से नहीं हुआ जाए। बिल्कुल। ये बताइए कि वैसे इश्यूज तो दोनों के सेम ही होते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन बीइंग अ फीमेल या बीइंग अ गर्ल आपको पर्टिकुलरली किन मसाइल का सामना होता है? फैमिली में या अपनी चीज़ों पे कितना कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है जब पैसे ही नहीं मिल रहे होते हैं? गर्ल बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग फर्स्ट चीज़ ये कि हमारी ट्रांसपोर्ट, पहले अब ऑब्वियसली हमारे पास पॉइंट अवेलेबल नहीं होगा, हमने अपनी ट्रांसपोर्ट के जरिए खुद आना पड़ेगा। अब हमें इनकम मिलेगी, हमें सैलरी मिलेगी, तो हम एक उसमें रस्ते रखेंगे कि इतना 1000 जो है ना हमारी ट्रांसपोर्ट पे जाना है, और ये रिमेनिंग होगा। तो आगे के फ्यूचर प्लान्स भी होते हैं, किसी ने बाहर के लिए अप्लाई करना है, किसी ने FCPS का टेस्ट देना है, तो उसका एक बजट, अब वो पेरेंट्स से तो नहीं हम ऑब्वियसली मांगते रहेंगे, हमें एक अपनी सेविंग भी करनी होती है कि हम उसका बजट भी एक रखें अपना, लेकिन हमें टाइम पे भी नहीं मिल रही होती सैलरी, जो रिवाइज सैलरी हो गई है वो भी नहीं हमें मिल रही। तो मेन इशू यही है, रिवाइज सैलरी रुकी हुई है हमारी बेसिकली 3-4 महीने की हमारी रुकी हुई है सैलरीज, लेकिन मसला ये है अब 45,000 हो जाए। अब 30,000 पे हम क्यों काम करें, हम 24 आवर्स की जॉब क्यों करें, हमें भी 30,000 मिल रही है और 45,000 हमारे अभी कितने आवर्स की जॉब कर रहे हैं आप? हमारी होती है 24 आवर्स की जॉब्स होती हैं, हमारी कॉल्स लगती हैं, जब हमें कॉल्स पे बुलाया जाता है हमारी कॉल्स लगती हैं और हम जाते हैं कॉल्स पर, हम मना नहीं करते। मैं एक बात और बता दूं नाज़रीन आपको यहाँ पर कि हमने इस इशू पर एडमिनिस्ट्रेटर KMC जनाब लईक अहमद साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो अपना मौक़िफ़ हमें दें और इस सूरत-ए-हाल से आगाह करें कि वो इन मसाइल को हल क्यों नहीं कर पा रहे। अभी तक हमने रिक्वेस्ट दी हुई है और हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम के दौरान भी अगर हमारा उनसे रब्ता हो जाता है तो हम उनसे भी बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और KMC के तर्जुमान जनाब अली हसन साजिद साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि अगर वो लाइन अप हो जाते हैं तो हम आपको बताएंगे कि KMC का इस पर क्या वर्जन है। जी डॉक्टर फैसल साहब, तो आप अभी मेरे सिस्टर से पूछ रहे थे कि भाई एज अ फीमेल आपको क्या चीज़ें आती हैं। देखिए एज अ फीमेल, अब आप अब्बासी में आप खुद भी एक दिन आए थे, आपने विजिट किया था, तो सबसे बड़ा मसला जो भी फीमेल रिलेटिव मुझे लगता है अभी भी वो सिक्योरिटी का इशू है। ठीक है,
इनकी ड्यूटी 24 घंटे की, तो इन्होंने बताया कि सिर्फ नाइट है, ठीक है। अगले दिन इन्होंने सुबह 8 बजे साइन आउट नहीं करना, 2 बजे करना है, ठीक है। दैट्स 30 आवर्स की ड्यूटी है, पूरी रात अकेले वहाँ पे रहना, ठीक है। वहाँ के ऊपर ना आपके पास सिक्योरिटी कैमरास काम करे, ना प्रॉपर लाइटिंग है वहाँ के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा एक फैक्टर सिक्योरिटी का है। दूसरी बात ये कि एक मेरी इसी तरह कोलीग थी, वो मुझे कह रही थी फैसल साहब भाई काइंडली आप जो है ना वो सैलरी जो है वो कोशिश करें कि सैलरी आ जाए। तो मेरी साथ मुझे बहुत तंग करी। मैंने कहा क्यों? कहती है कि वो कह रही है कि भाईजान आप रात को जाती तो रोज़ कॉल के ऊपर हो, लेकिन पैसे तो बेटा आ नहीं रहे, तुम जाती भी हो कॉल पे कि नहीं जाती। तो मतलब वो ये भी एक फैमिली इशू आ रहा है कि वो डाउट करने के पता नहीं आप जॉब पे जा रही है कि नहीं जा रही। हाँ, कहने को तो ये बहुत छोटी बात है, ठीक है, लेकिन किसी मतलब ऐसे कोई मैरिड मेरी सिस्टर है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। घर वाले कह रहे हैं कि भाई आप अगर जा रही हो तो फिर पैसे तो आने चाहिए, लेकिन ये अब हर एक को नहीं डायनेमिक्स पता कि अब्बासी के अंदर जो है वो आपके पास 6-6 महीने 7-7 महीने कॉमनली ये बिलीव करना मुश्किल है कि आप बगैर सैलरी के आप कितना सा काम कर सकते हैं। एज अ पेड इंटर्न जब आप 5 इयर्स खत्म आते हैं, एज अ पेड इंटर्न आपके फैमिलीज भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ऑब्वियसली कि अब हमारा बच्चा कमाएगा, अब हमारे पास थोड़े हमें सपोर्ट करेगा। बट ऑब्वियसली वो 1 महीना गुजर जाता है, चले हम बोल देते हैं भाई नहीं आ रही, सैलरीज इश्यूज आ रहे हैं, नहीं दे रहे। 2 महीना 3 महीना गुजर जाता है। क्यों ये ऐसा क्यों है कि हर बार अब्बासी में आके हमें प्रोटेस्ट के जरिए हासिल करना पड़ता है? क्यों हमें बिना प्रोटेस्ट के क्यों नहीं मिल सकती सैलरीज? हम कोई गलत काम नहीं करे, हमें जब कॉल्स पे बुलाया जाता है हम अटेंड करते हैं, हम डॉक्टर्स को सपोर्ट करते हैं, पेशेंट्स के अगेंस्ट हम कुछ भी नहीं करते। ऑब्वियसली पेशेंट्स को हम फैसिलिटेट करेंगे। तो अभी की सूरत में क्या आप लोग घर वालों से ही उधार पे काम चला रहे हैं या इधर से उधार पकड़ रहे हैं, क्या करें? घर वाले हमें पर्सनल ट्यूशंस भी दे रहे होते हैं, हम में से कुछ स्टूडेंट्स हैं पर्सनल ट्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और जॉब्स भी कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली सामने कोई नहीं आता, ऑब्वियसली ऑब्वियसली हमारे पास आएंगे बच्चे, बोलेंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, हम उनका नाम नहीं दिखा सकते, हम उनको आइडेंटिटी उनकी शो नहीं कर सकते, बट देयर आर स्टूडेंट्स जो पीछे से और जॉब्स भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर होके। डॉक्टर फैसल, इस देखिए अब यही तमाम इश्यूज इधर भी हैं। अगर हम जूनियर डॉक्टर्स को लें, अगर सीनियर डॉक्टर्स को भी हम लें, जैसे हमारी फैकल्टी मेंबर्स जो हैं जो कंसल्टेंट लेवल के अंदर हैं, उन बेचारों की भी 5 महीने, जो मेरा टीचर है जब मुझसे बात जाता हूँ सर ये इशू आ रहा है, वो टीचर मुझे कहता है मेरा खुद 5 महीने की सैलरी नहीं आएगी। हमारे सब प्रोफेसर जो हैं उनके 5 महीने की सैलरी नहीं आई, जो कि आपने से हम तो अब्बासी शहीद के मसले कर रहे हैं। KMDC के अंदर जो हमारी फैकल्टी है उनके 5 महीने की सैलरी नहीं आई, जो वहाँ पे हाउस ऑफिसर काम कर रहे हैं उनके 9 महीने की नहीं आ रही। आप अब्बासी से बाहर निकलो, आप सोबराज में चले जाओ, सोबराज के अंदर जो PGs काम कर रहे हैं उनकी भी 9-9, 10-10 महीने की सैलरी नहीं आ रही। तो अगर KMC से फाइनेंशियली ये चीज़ अफोर्डेबल नहीं है या उसको मैनेज इफेक्टिवली नहीं कर पा रही, तो काइंडली फिर किसी और को जिम्मेदारी दे दे, सिंध गवर्नमेंट के पास ये चीज़ दे दे ताकि वो इफेक्टिवली मैनेज कर पाए। किसी एक इंस्टीट्यूशन में हो तो यहीं एक के इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर खराब है, 2 के खराब है, सबके खराब है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। नहीं जा रहे इसकी वजह से ये तो नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर्स खराब हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं, जो बैरिस्टर हैं, अब वो तस्वीरें डाल रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर कि मैंने ये यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, हमने यहाँ पे बेहतरी आ गई। काइंडली मैं उनसे अभी भी आपके इंटरव्यू सोर्स ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर थोड़ा सा एक हेल्थ की साइड पे भी थोड़ा नजर डाल लें कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जो कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल कराची का तीसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो कि तकरीबन 1.5 करोड़ आवाम को आपका ये सजानी से लेकर सुपर हाईवे से लेकर पूरा ये गोली कैचमेंट एरिया बहुत लंबा है, बहुत बड़ा एरिया जिसको कवर कर रहा है, इसकी तरफ भी थोड़ा सा नजर डाल लें। इधर भी कोई तस्वीर हम देखें कि हाँ जी, लेकिन आप ये कह तो रहे हैं, लेकिन ये फिर एक सियासी फड्डा भी बन जाएगा। लेकिन KMC में आप घुस रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट KMC में घुस रही है, एडमिनिस्ट्रेटर तो माजरे के साथ उनके ही है। लेकिन इसमें देखें मैं एक बात ये कि देखें सेहत के ऊपर जो है ना सियासत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ मेरी नौकरी का या सिर्फ मेरे सैलरी का इशू नहीं है। मेरी सैलरी चलो मत दो, दवाइयां दे दो पेशेंट्स को। CT स्कैन की मशीन पिछले साल मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि मरीजों को क्या मुश्किलात है वहाँ पे। मरीजों की मुश्किलात आपको मैंने वहीं से शुरू किया था कि दवाइयाँ, कोई भी किसी भी सरकारी अस्पताल में आता है, वो मेरे पास पर्ची लेके आता है, मैं दवाई लेके देता हूँ, कहते हैं डॉक्टर साहब कहाँ से मिलेगी? मैं कहता हूँ भाई यहाँ अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं, आपको बाहर से मिलेगी। वो आके पर्ची फेंक जाता है, सर फायदा क्या फिर मेरे यहाँ पे आने का? ठीक है, दे कम विद अ मेंटालिटी एंड दे आर राइटफुली देयर कि आप टैक्सेशन दे रहे हो, तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो
कि टेस्ट फ्री हो, दवाइयाँ फ्री हो, मेरा स्टे फ्री हो। अब्बासी के अंदर स्टे तो फ्री है, डॉक्टर की कंसल्टेशन भी 5 या 20 रुपए की पर्ची, इस पे आपकी कंसल्टेशन हो जाती है। लेकिन मसला यहाँ पे आ रहा है, टेस्टिंग फैसिलिटीज कितनी है? टेस्टिंग फैसिलिटीज लिमिटेड है। सिर्फ एक सीबीसी हो रहा है और यूसी के अंदर भी हमारे पास जो है वो यूरिया क्रेट हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट वायर से करवाने पड़ रहे हैं, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर हो रहा है। एक हमारे पास एनजीओ है होप्स, जो जिसके जरिए हम बहुत ज़्यादा टेस्ट करवाते हैं, लेकिन वो केएमसी की नहीं है। चलिए हम इसके साथ और मजीद भी गुफ्तगू करेंगे और नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आबासी सेहत अस्पताल के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल और डॉक्टर रिदा। डॉक्टर फैसल साहब ये बताइए कि आप लोग खुद इतने परेशान हैं, तो वहाँ पर जब सहूलत ही नहीं है तो फिर मरीजों का इलाज कैसे होता होगा? ये वो जो पीस ऑफ माइंड चाहिए उसको देखने के लिए मरीज को प्रॉपर एक तवज्जो चाहिए उसको, वो फिर मिलती है? देखिए, जितना हमसे होता है हम 100% अपना कैपेसिटी भी दे रहे हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि ये जो अगर अब्बासी चल भी रहा है ना, तो ये एनजीओज़ की वजह से चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से चल रहा है, जो कि मरीजों को फ्री दवाइयाँ प्रोवाइड कर रही हैं, कुछ ठीक है, कुछ टेस्ट में हेल्प कर देती हैं, लेकिन वो 100% गवर्नमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती। मेडिकल स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है ना, मेडिकल स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेरे कुछ कंसल्टेंट्स बहुत अच्छे हैं मेडिसिन के भी और सर्जरी के भी, जो कि अपने ऑल्दो उनके अपने सैलरी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो जो पेशेंट केयर के अंदर जो है वो पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी जेब से। मेरे अपना कंसल्टेंट और अतिया हैं और कैसर हैं, ये खुद जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इन चीज़ों इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर। तो ये बस अल्लाह सिस्टम चला रहा है। अच्छा, ये बताइए गवर्नमेंट की साइड से जो है ना, जो तवज्जो जो मिलनी चाहिए, ये गवर्नमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते। हम एक बंदा, 2 बंदे गवर्नमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते। ऐसे ही कि इनका सबका टैक्स वहाँ गया हुआ है, उन्होंने इतने सारे लोगों को देखना है। ये रेडियोलॉजी के हवाले से बताइए कि जो इमेजिंग फैसिलिटीज हैं वो अब क्या है वहाँ पे, कुछ चल रहा है वहाँ पे? इमेजिंग फैसिलिटी MRI है क्या वहाँ पे, सिटी स्कैन है क्या? तो आज तक मशीन आई जो कि आज तक किसी ने ऑपरेट होते हुए देखी ही नहीं। इंस्टॉल हुई थी लेकिन कभी चली नहीं, पता नहीं क्या मसला है। जब भी पूछने आते कोई नया मसला आता है। अच्छा। और नई कहानी आती है। सिटी स्कैन पे बात करते हैं, जो कि मैंने फंक्शनल होते देखी थी, लेकिन हमारे साथ उस पर 2 डिपार्टमेंट डिपेंडेंट है। न्यूरो सर्जरी हमारे पास पूरा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा ट्रॉमा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, मेडिसिन उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वो पिछले 1 साल से काम नहीं कर, उसकी समरी भी केएमसी गई हुई 40 लाख की रिपेयर के लिए, लेकिन उसके ऊपर भी पिछले 6-7 महीने से कोई एक्टिविटी नहीं आ रही। एक्सरे की मशीन के लिए जो फिल्म्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं, वो हम पिछले ऑल दो 100 रुपये चार्ज पेशेंट से किया जाता है, लेकिन वो जो है हमारे पास जो है वो फिल्म पेशेंट को नहीं दी जाती। और हमारे पास अब्बासी के अंदर डॉक्टर्स के जो वर्किंग सेशन होता है, वहाँ पे कंप्यूटर होता नहीं है, तो हम वो पे एक्सरे देख नहीं सकते। वो मोबाइल के जरिए जा रहा है, वो उसके जरिए आ रहा है। वो एक इनइफेक्टिव वे है ऑफ कम्युनिकेटिंग। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी हमारे पास ज़रूरत है। बाकी जो हमारे पास अलाइड डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी तवज्जो की ज़रूरत है कि जो हमारे प्रोफेसर जो है हर साल जो है 10 से 15 प्रोफेसर जो है वो हमारे रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पे नई हायरिंग नहीं हो रही। पिछले 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि कोई हायरिंग नहीं हो रही। अब उससे क्या होगा? आपके पास वैक्यूम बनेगा, आपके पास जो अलाइड डिपार्टमेंट, गैस्ट्रो का डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट बंद ही हो जाएंगे। पल्मो का डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट कोलैप्स हो रहे हैं, आपके नेफ्रो का डिपार्टमेंट कोलैप्स हो गया इसी वजह से, क्योंकि आपने वहाँ पे प्रॉपर अटेंशन नहीं दी। सिर्फ अब ऑर्थो का रह गया और पीड्स का रह गया। अगर वहाँ पे भी तवज्जो ना दी गई, अभी भी तवज्जो ना दी गई और नई हायरिंग कंसल्टेंट लेवल पे नहीं की गई, तो फिर अब्बासी खत्म हो जाएगा। और इसका एक ड्रॉबैक स्टूडेंट्स की तरफ भी आता है। अच्छा। लाइक अगर किसी को इंटरेस्ट है कार्डियोलॉजी की तरफ, तो उधर फैसिलिटी नहीं है कार्डियो डिपार्टमेंट में, तो वो आगे किस तरीके से उसको और इम्प्रूव करेगा कि भाई मुझे किस तरह कार्डियो में इंटरेस्ट मेरा बढ़ सकता है, जब फैसिलिटी नहीं है उसके पास। सर्जरी की तरफ जाना, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की तरफ जाना पड़ता है, तो वहाँ फैसिलिटी नहीं है अलाइड में, तो ये ड्रॉबैक। और ज़ाहिर है अब्बासी शहीद के साथ तो केएमडीसी भी है ना आपका, टीचिंग हॉस्पिटल अब्बासी शहीद और कॉलेज भी आपका, तो फिर वो कैसे मैनेज होता है फिर? और कौन कौन से डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं? केएमडीसी में स्पेसिफिकली हम लोग जब ग्रेजुएट किए, पहले बहुत अच्छा था केएमडीसी, नो डाउट, और केएमडीसी अभी भी बहुत अच्छा है। केएमडीसी बनाने की वजह से तो केएमसी को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला था, बहुत ज्यादा, नो डाउट। यहाँ पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है जिसका अपना कॉलेज हो। जी, टीचिंग फैसिलिटीज भी अच्छी हैं यहाँ पे, लेकिन हर चीज़ जो बनती है ना, उसको तवज्जो चाहिए होती है। अगर आप तवज्जो नहीं दोगे, आप चाहे ताजमहल खड़ा करो, चाहे कुछ भी खड़ा करो, लेकिन आप उसकी मेंटेनेंस रिपेयर नहीं करोगे, तो ताजमहल भी जो है ना, उसका सफेदी है वो भी पीली पड़ने लग जाएगी। अच्छा, इस दौरान ये बताइए कि आपने एडमिनिस्ट्रेटर से मिलने की कोशिश की या उन्होंने कोशिश की कि आपसे कोई बात हो जाए, कोई मुलाकात हो जाए, कोई इस सोल्यूशन को हल करने की तरफ गए आप? नहीं, हम तो चाह रहे हैं मसला सॉल्व हो, या सिर्फ वही एहतजाज ही कर रहे हैं? कुछ लिखा उनको, कुछ लेटर लिखा, ये पूरी
पूरी बंडल अभी भी रखा ये हूं सारी कि दरख्वास्तें ये हैं? सारी दरख्वास्तें जो हम वक्त ब वक्त जो है उनको जमा करवाते थे, उसकी कॉपी हमारे पास है। ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आता है उनको हम एप्लीकेशन हम पहुंचा देते हैं, सर ये हमारे इश्यूज हैं, लेकिन वो मेयर से लेकर अभी तक जितनी भी एप्लीकेशन तो हमने रखी हुई है, लेकिन तवज्जो उस साइड पे आती नहीं है, कोई जवाब आगे से आता नहीं है। बाकी जैसे अब इवन ये कि अभी लास्ट एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे, वो कोविड का हमारा काम काफ़ी हद तक हो गया था, लेकिन एक महीना अभी जो नए एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए हैं वो हमारा कोविड की फाइल दोबारा शेल्फ होगी, और जितना 6 महीने से जो हम स्ट्रगल कर रहे थे कोविड के जो हमने काम किया था, अब्बासी के अंदर इस वक्त 3 फ्लोर पे ऊपर आपको पता होगा कि कोविड का वार्ड बना है जिसमें 16 वेंटिलेटर्स हैं, और ये तमाम डॉक्टर्स अब्बासी के वहाँ पे सर्व कर रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि अभी तक कोविड अलाउंस जो है वो उन डॉक्टर्स को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, और बल्कि जो फाइल जो कि काम हो भी गया था इस एहतजाज के नतीजे में, वो फाइल शेल्फ कर दी गई दोबारा कि चलो ठीक है, जान छुट्टी, पैसे नहीं देने पड़ रहे, अच्छी बात है, हमें ये बात भूल जाएंगे। तो इस वजह से हमें पे मजबूरन एहतजाज करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें ये बात मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि हम ओपीडी बंद नहीं कर रहे, हम ईआर बंद नहीं हो रहा, हमारा कोई इलेक्शन जो ऑपरेशंस हैं वो बंद नहीं हो रहे, अब्बासी फंक्शनल है, लेकिन उसमें से हमारे पास 30% या 40% लोग जो हैं वो भी प्रोटेस्ट में अपना हक के लिए तो इतना तो ये कब तक चलेगा, क्या मतलब स्ट्रेटजी क्या होगी बाद? देखिए अभी तो हम ना ओपीडी बंद कर रहे हैं, ना ईआर बंद कर रहे हैं, ना ऑपरेशन थिएटर बंद कर रहे हैं, लेकिन देखिए अगर एक लिमिट तक होता है कि मैं सबको कन्विंस कर पाऊँ कि हाँ भाई आप जो है आधे लोग एहतजाज करें, आधे लोग जो है वो ड्यूटी करते रहें, लेकिन अगर एक लिमिट तक वो बात नहीं मानी जाएगी तो फिर तो सर फिर काम करना फिर मुश्किल हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फैसल। डॉक्टर रिदा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी यंग डॉक्टर्स की, और ये वो डॉक्टर्स हैं जो वहाँ रात दिन काम कर रहे हैं और इन्हें एक्चुअल इश्यूज़ का भी पता है कि क्या मसाइल हैं और कैसे हल होंगे। हमने अपनी इस गुफ्तगू के दौरान भी 12 कोशिश की कि एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी से हमारी बात हो जाए, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पाया, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की है। तो बहरहाल हमने अपना काम कर दिया इस इशू को हाईलाइट करने के लिए, और अरबाब इख्तियार तक ये मसला पहुँचा दिया, जो शायद उनकी मसरूफियत की वजह से, वो कि ये अनबिलीवेबल बात है, लेकिन हो सकता है कि वो ये कहें कि जी उन्हें मालूम नहीं था, उन्हें पता नहीं है चीज़ें। तो बहरहाल हमने भी अपने दी कोशिश की और उन्हें बताने की कोशिश की है कि क्या मसला है और उसे हल करना कितना ज़रूरी है। नाज़रीन, अगर आप भी हमारे शो में किसी इशू पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या अगर किसी इशू की निशानदेही करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0300 364 2759। मेट्रो मैटर्स के साथ अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।